हेलो क्लास नाइन्थ आपके एग्ज़ाम्स जो प्री बोर्ड हुए हैं अभी वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आपका असाइनमेंट अब शुरू हो गया है। जो आपका ये फाइनल एग्ज़ाम्स का सिलेबस वही है जितना आपको पढ़ाया है। अभी सिर्फ एकांकी संचय में मैं एक चैप्टर एक लेसन और ऐड कर रही हूँ, सूखी डाली। बाकी साहित्य में आपका उतना ही सिलेबस है जो मैंने आपको पढ़ाया है। एकांकी संचय में एक एकांकी ऐड और हो रही है, सूखी डाली। तो मैं आज उसको आरंभ करवा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेज बच्चों अच्छे से लर्न कीजिए। पर्यायवाची विलोम शब्द आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे भी आप लोग वैसे नहीं लिख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरह उसमें भाषा का प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी कोटेशन डालिए। और पत्र में भी आपने अनौपचारिक पत्र यदि आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें संबोधन कितना आवश्यक होता है। कई बच्चों ने संबोधन लिखा नहीं है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए एकांकी का लेसन सूखी डाली शुरू करवाते हैं। पेज नंबर 39 निकालिए बच्चों। आपको पता है एकांकी में जब भी हम कोई एकांकी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके पात्र पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टर पढ़ते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर इस एकांकी में आए हैं। तो देखिए सूखी डाली ये एक पारिवारिक कहानी है। तो पात्र परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें दादाजी जो परिवार के मुखिया हैं, पुरुष पात्र जो हैं, मेल कैरेक्टर जो हैं इसमें हैं दादाजी, परिवार के मुखिया हैं। करमचंद उनका बेटा है, परेश उनका पोता है, भाशी मल्लू बच्चे हैं इसमें छोटे। स्त्री पात्र कौन कौन है? बेला सबसे छोटी बहू है घर की, छोटी भाभी बेला की सास, इंदू की माँ, छोटी भाभी मंझली भाभी, बड़ी भाभी पारो और रजवा इसमें नौकरानी है। और इसमें इंदू है बेला की ननद, परेश की बहन। ठीक है बच्चों, ये इसके पात्र हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पात्र को। अब हम चैप्टर शुरू करवाते हैं। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं। जो दादा मूलराज हैं अपने पूरे परिवार को इन्होंने एकत्र कर रखा है। सभी हैं परिवार में, छोटी बहू, मंझली बहू, उनके बेटे, उनका पोता। तो सबको ये एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह अपनी शाखाएं, जैसे विशाल बरगद का पेड़ होता है और अपनी शाखाओं को सब समेटे हुए है अपने आप में, उसी तरह से दादा मूलराज ने अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। वर्षों इस वट की संगति में उनके परिवार में एक बरगद का पेड़ भी लगा हुआ है उनके आंगन में। तो वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति, वट मतलब बरगद का पेड़, महान दिखाई देते हैं। जैसा ये बरगद का पेड़ महान दिखाई देता है, दादाजी भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानव धरती को छूने का प्रण किया है। इतनी लंबी दाढ़ी है उनकी, जैसी बरगद की शाखाएं लंबी लंबी होती हैं, लेकिन वो अभी अट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे हैं। 72 वर्ष की उम्र में भी दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था, वो शहीद हो गया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा मतलब ज़मीन का एक मापदंड जो 25 एकड़ के बराबर होता है, उसको एक मुरब्बा कहा जाता है, ज़मीन दी थी उसके बदले में सरकार ने दादाजी को। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उन्होंने उससे कई ज़मीनें और खरीदी। उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता जो अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। छोटा पोता परेश जो अभी नायब तहसीलदार होकर उन्हीं के इलाके में पोस्टेड हुआ है और उसका विवाह जो है एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से, एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना, बेला का छोटी पतोहू जो है वो बेला है, उसका पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना और नायब तहसीलदार होकर उनके पोते का उसी इलाके में आना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं।
पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। नायब तहसीलदार वो बन गया उनका पोता, तो इससे जो है उनकी इज्जत जो है सरकारी महकमे में होगी दादाजी की। और दूसरी जो उनकी बहू आई है पढ़ी लिखी, वो गांव में उनका और आदर होने लगा है। किंतु साथ ही दूसरी उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। संकट कैसे उपस्थित हो गया है? वो अधिक पढ़ी लिखी है। अब तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, वो सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में अपनी पोती इंदु, परेश की जो बहन है, उन सब में इंदु जो है वही पढ़ी लिखी मानी जाती है। उसने प्राइमरी तक शिक्षा पाई है और घर में उसकी चलती भी खूब है। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है कि आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उठने लगी है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। वो अधिक पढ़ी लिखी होने से उनके परिवार में जो है थोड़ी अशांति उत्पन्न हो गई है। पर्दा जो है इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रॉन्डिंग यानी कि सम्मेलन स्थल है। यहाँ घर की औरतें मिलकर बातें करती हैं। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है, शोर मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियाँ वहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ते झगड़ती हैं। सारे काम वो यहाँ करती हैं। और कुछ ना हो तो वो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। जो पड़े रहते हैं बाथरूम में उनको धोती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है, बाहर के एरिए में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियाँ प्राय रोज़ वहाँ कपड़े धोया करती हैं शाम के समय। और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आंगन का, कमरों का, घर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अब जो एकांकी है वो कहाँ से शुरू होती है? दोपहर होने में भी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत शांति छाई हुई है। अभी केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। जो इंदु है, जो घर में सबसे छोटी है, छोटी तो नहीं है, मतलब सबसे पढ़ी लिखी मानी जाती है, सबसे प्यारी है, सबकी लाडली है, दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती हैं। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है, मतलब इंदु की बहू जो है वो चढ़ी है, गुस्से में है थोड़ा सा। और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए पूछती है, आखिर कहो भी क्या कह दिया छोटी बहू ने? यहाँ बेला की बात हो रही है कि उसने क्या कह दिया। इंदु चुप रहती है। बड़ी बहू उससे फिर पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, मतलब इतनी नाराज़ हो, ऐसा उसने क्या कह दिया? इंदु गुस्से से कहती है, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू कहती है, कुछ कहो भी। इंदु कहती है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती नहीं। बेला की बात कर रही है, हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु कहती है, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी, मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। घर की नौकरानी जो है वो ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी रो रही थी। इंदु कहती है, मैंने उससे पूछा तो वो कहती है कि मुझे काम से निकाल दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से पूछती है, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है उसे, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। अब बड़ी बहू चकित हो जाती है, काम करना नहीं आता? इंदु कहती है, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी, भला क्या दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते? बेला से वो नौकरानी कहती है कि मुझे क्या दिन हुए हैं आपका काम करते? किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तो तू सीख जाएगी। बड़ी बहू कहती है, सलीका नहीं है उसे। इंदु कहती है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी यहाँ घर में काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए, ये अपने आप में भी गुण होना चाहिए कि हम नौकर से किस तरह से काम करवाते हैं। बड़ी बहू कहती है, हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मतलब बेला ने उसे क्या जवाब दिया कि तमीज़ तो बस आप लोगों को हो। तो इंदु ने उसे क्या कहा बेला से कि तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक्कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने तो नौकर यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। इंदु और बेला की बहस हो जाती है। बड़ी बहू इंदु से पूछती हैं, कही उसने ये सब बातें? इंदु कहती है, और कैसे कही जाती हैं, जब से आई हैं यही तो सुना रही हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में,
कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं नाक भौं चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। इंदु अपनी बात बताती है कि मैंने बेला को बेला से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। बेला से ऐसी उसकी बहस हो जाती है। बड़ी बहू अब उसकी बातें सुन के चकित हो जाती है। इंदु कहती है मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेते। चिढ़कर उसने ऐसा जवाब दिया बेला को। अब छोटी भाभी आती है। क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई है, रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने उसे। अब वो भी उससे पूछती है कि भाई ये रजवा क्यों रो रही है, घर में काम करने वाली जो नौकरानी है वो क्यों रो रही है, क्या छोटी बहू ने उसे कोई कड़वी बात कह दी। इंदु कहती है मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी कहती है ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो। इंदु से कहती है छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या। रजवा भरे हुए गले से कहती है आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार का अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने ना जाऊँगी। नौकरानी उनसे कहती है। छोटी भाभी कहती है मैं तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। अब इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग्य से कहती है जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात करनी ही नहीं आती। अब गुस्सा आ जाता है। इंदु कहती है अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जवान है। बड़ी बहू कहती है बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे हमारे पड़ोस से हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से कहती है फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर कृपा प्रेम, ये सब चलता आता है। अब मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है कि हंसती हुई आती है। इंदु कहती है क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हैं। मंजली बहू फिर हंसती है, हाथ पर हाथ मारती है, फिर हंसती है। गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों क्या बात है जो आज इतना हाहा ही हो रही है। इंदु कहती है यह भाभी हैं कि बस हंसे जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू कहती है मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है, उनसे कहा ही नहीं जाता और वो हंसती ही रहती है। मंजली बहू कहती है आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुँह लेकर रह गए। बेला का जो पति है परेश, उसके बारे में कुछ सोच सोच कर मंजली बहू हंसे जा रही हैं और कहती हैं आज उसकी ऐसी गत बनी कि वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो बच्चों आज इतना ही रखेंगे इस चैप्टर को। ये एकांकी एक पारिवारिक एकांकी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बेला इसकी जो है मुख्य नायिका है। वो एक पढ़ी लिखी स्त्री है। उसके आने से इनके परिवार में खलबली सी मच जाती है, शांति भंग हो जाती है। अभी तक ये परिवार अपनी एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। तो यही कुछ इसमें परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं कि उसके आने से क्या परिवार में गतिविधियाँ होती हैं। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया, इसको दोहराइए। आगे की एकांकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के अनुसार आप अपने उत्तर दीजिएगा। नहीं समझ में आए प्रश्न तो फिर से एकांकी को पढ़िएगा और तब अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।